नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद विजय दीवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक परिवर्तन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1707 में औरंगजेब जो मुग़ल सम्राट रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के उपरांत ही जो बहुत सारे शासक रहते हैं, जो परवर्ती मुग़ल शासक रहते हैं, औरंगजेब के बाद वाले जो शासक रहते हैं वो अयोग्य साबित होते हैं। और जो मुग़ल इतनी बड़ी जो सल्तनत जिसके बाबर, अकबर जैसे महान सम्राट हुए हैं, शाहजहाँ और जहांगीर और औरंगजेब, यहाँ तक जो है शासन ठीक से चला। लेकिन उसके बाद में जो शासक हुए हैं, जैसे फ़र्रुखशेर हुआ है, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला हुआ है, इस तरीके जो शासक थे वो बड़े ही लोलुप प्रकार के शासक हुए हैं। मतलब उन्होंने जो है अपने केवल राजसी जो जीवन है भोग विलास में अपने जो सारे संसाधन को खर्च कर दिए और अपने जो है अपना जो साम्राज्य था उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इसके कारण जो है इनका पतन होने लग गया। तो इस तरीके से जो आप मैप में देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये मुग़ल सीमा हुआ करती थी। लाहौर वाला क्षेत्र से लेकर बंगाल और ऊपर जो है अफ़गानिस्तान वाले से यहाँ हैदराबाद तक, ये सारी रियासतें जो थी ये मुग़ल सीमा के अंतर्गत आती थी 1700 ईस्वी सन तक। अब क्या होता है, इसी बीच में जो अंग्रेज आ जाते हैं भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 में। फिर 1765 में ये क्या करते हैं, ये जो है बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, जो भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल का जो नवाब रहता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो रहता है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट रहते हैं, ये तीनों त्रिगुट बनाते हुए, क्योंकि इनके अपने अपने स्वार्थ रहते हैं, त्रिगुट बनाते हुए ये जो है किससे युद्ध करते हैं, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करते हैं। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो है नेतृत्व बक्सर के युद्ध का एक महान सेना नायक जो है, अंग्रेजी सेना नायक जो है उसने किया था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, मैं जो है आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। तो उन्होंने इसका जो है क्या किया था, इसका जो है मतलब इसका यह किया था कि उन्होंने इस चीज़ का नेतृत्व किया था। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर आप सभी को पता है कि 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत में 3 युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। फिर 1526, ये कब था, 1526। फिर 1556 है, 1556 में अकबर और हेमू जो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। और तीसरा युद्ध जो है 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया हुआ था, एक मतलब जो उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन 5वीं बार जब 1748 से 61 तक उसने भारत पर जो है 1748 से 61 तक भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया, लेकिन अपने अंतिम प्रयास में जो अपना जो 5वां आक्रमण था उस पर उसने पानीपत में युद्ध लड़ा और मुगलों को जो मराठे हैं उनको पराजित करा और बहुत बड़ी संपत्ति को यहाँ से ले गया। परवर्ती मुगल शासक औरंगजेब के बाद हुए। औरंगजेब मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। औरंगजेब ने दक्षिण जो क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हैं दक्षिण वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो है इसने बहुत बड़ा क्षेत्र जो कर्नाटक, आज का कर्नाटक है, आज का जो महाराष्ट्र हिस्सा है, आज का आंध्र प्रदेश जो है, ये सारे उस समय दक्कन पठारी प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे। और यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि मराठा क्षेत्र हुआ करते थे दक्कन में। तो इन्होंने जो है इनको औरंगजेब को क्या कि बहुत मतलब नुकसान पहुंचाया था। जो इनको मुगलों को कोई भी अगर देने वाला कोई भी मजबूत कंडीशन रखता था तो वो कौन थे, मराठे थे। शासन इनका कमज़ोर हुआ क्योंकि बहुत सारे संसाधन खर्च हो गए। इससे जो अन्य क्षेत्रों के मनसबदार थे, जैसे कि यहाँ के बंगाल के, अवध के, है ना, यहाँ के जो शासक थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र होने लग गए। अब सूबेदारी व्यवस्था क्या थी, तो सैन्य विभाग, गृह, राजस्व, प्रशासन, दीवानी, फौजदारी मामले जो है इनके साथ रहते थे। तो राजस्व क्या होता था, तो रिवेन्यू कलेक्शन, जैसे कि भूमि वगैरह रहती थी उससे रिवेन्यू क्या किया जाता था, रिवेन्यू जो है ये जो मुग़ल सम्राट थे इन्होंने व्यवस्था बनाए रखी थी कि एक शासक का जो पर्टिकुलर कोई भूभाग रहता था उसकी राजस्व जो है किसी सूबेदार को दी जाती थी और वहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम वो करता था। अब प्रशासन में जो है दीवानी और फौजदारी मामले रहते थे। किसी ने चोरी डकैती कर ली, किसी ने जो है किसी प्रकार का जुर्म भूमि विवाद से रिलेटेड थे, ये सारी शक्ति का केंद्र कौन था, तो मुग़ल सम्राट ही हुआ करते थे। उनके पास में जो है ये सारी पावर रहती थी, लेकिन वो जो अपनी पावर रहती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने सूबेदारों में कर देते थे। अब ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये अधिकतर जो क्षेत्र 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी भारत में। और ये सारे जो
स्वतंत्र पूर्वक क्या कर रहे थे, अपना जो है अपना कानून, क्योंकि मुगल सम्राट तो है क्या हो गए थे, मुगल जो है वो तो कमज़ोर हो गए थे, इसके कारण ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र जो है इन्होंने अपना स्वतंत्र रियासत जो है बना ली। तो इसमें राजपूताना है, फिर सिख है, अवध, बिहार, हैदराबाद इन्हीं गिनी चुनी रियासतों में थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मुगलों के सैनिक और आर्थिक राजनीतिक शक्तियाँ जो कमज़ोर हो गई। उत्तर भारत में पश्चिमी भारत किसान, जमींदार और कृषक विद्रोह हुए, इसका कारण करों में वृद्धि हो गई। मुगलों को चुनौती देने के लिए जो दक्षिण और उत्तर भारत के जो शासक थे, जिसमें राजस्थान, मराठा वगैरह जो थे, राजपूताना थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने करों में वृद्धि की। किन्होंने, मुगलों ने। तो इनको चुनौती देने के लिए इकट्ठा होने लग गए। 1739 में सभी को पता है, नादिर शाह जो ईरानी आक्रमणकारी था, ईरान से आया था भारत में, और जो उसको निमंत्रण देने का काम जो है राणा सांगा और सादत खां, जो कि क्या रहता है, जो सादत खान रहता है, जो बंगाल का एक नवाब रहता है, उन्होंने क्या दिया था, उसको भारत में आक्रमण का क्या किया, भारत में आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी, नादिर शाह का जब आक्रमण होता 1739 में, उस समय कौन थे, मराठे ही थे। तो इनके कारण जो है उसने भारी रक्तपात मचाया। उस समय जो है मुग़ल सम्राट जो है मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला को उसने मतलब ऐसे ही, वो तो एक मतलब कठपुतली नवाब था, मतलब उसको ज़्यादा प्रशासन वगैरह में कोई ज़्यादा ये इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने तो ज़्यादा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो नादिर शाह ने भारत पर जो है आक्रमण किया, है ना, दिल्ली को बहुत तबाही मचा दी और लूट लिया यहाँ से। जैसे मयूर सिंहासन यहाँ से ले गया, 70 करोड़ की संपत्ति ले गया। इसी को देखते हुए सादत खान, जिसने निमंत्रण भेजा था 20 करोड़ का, उसको क्या दिया था, आश्वासन दिया था कि अगर आप यहाँ पे मचाओगे, भारत आओगे, तो 20 करोड़ रुपये मैं आपको दूंगा, क्योंकि बदले में उसको भी यहाँ का क्या बनना था, शासक बनना था। तो इसी कारण जो है ये जो है सादत खां विष खाकर जो है अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार नादिर शाह का भारत में आक्रमण 1739 में हुआ था। विजय भारी लूटपाट मचाई और मयूर सिंहासन को यहाँ से जो है ले गया। इस तरीके से नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ। अब नए राज्यों के उदय के बारे में देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, सभी को पता है। मुगल जो है परवर्ती मुगल शासक अयोग्य साबित हुए। मुगल केंद्रीय व्यवस्था जो है कमज़ोर हुई, जिससे स्वतंत्र राज्य क्या हुए, जन्मे। स्वतंत्र राज्य 3 भागों में विभाजित हुए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये मुगल प्रांत पुराने समय से ही थे कि हैदराबाद में जो है इनका शासन था। अवध और बंगाल ये सूबे जो थे, ये मुगलों के नियंत्रण में थे। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली से, धन धान्य वैभव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है मजबूत थे। औपचारिक संबंध इनसे के साथ रहे। अब जागीरदार जो मुगल जो शासक थे, जो सम्राट थे, उन्होंने क्या की, जागीरदारी व्यवस्था, जो भी शासक रहता था उसको जागीरदारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ से जो है देनी स्टार्ट करी, जिसमें जो है राजपूत थे, जिनको जो है जागीर दे दी, और उसका जो है शासन इन्होंने जो है संभालने का प्रयास किया। फिर मराठों ने सिख, जाट और राज्य अन्य विकसित हुए। इन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मुगलों से सत्ता हथिया ली और ये जो है मुगलों से स्वतंत्र हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अवध का जो नवाब था वो सादत खां था, बंगाल का जो मुर्शिद कुली खां था, और हैदराबाद का जो है आसफ जाह था। दोस्तों, अभी जो मैंने पहले आपको बंगाल का जो नवाब बताया था, जिसने नादिर शाह को आक्रमण के लिए न्योता दिया था, उसका नाम में मुझे कन्फ्यूज़न है दोस्तों। मैं आपको जो है इसमें PDF में उसको संशोधन कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद जो राज्य है, हैदराबाद राज्य निजामुल मुल्क आसफ जाह ने जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी 1724। ये स्टेट PCS में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फर्रुखशहर का दरबारी था, ये कौन था, हैदराबाद। और हैदराबाद का जो शासक था आसफ जाह फर्रुखशहर का दरबारी और बहुत क्या था, योग्य और शक्तिशाली था। 1720 और 22 में से दक्षिण सूबेदार बना दिया। जैसे ही मुगलों की स्थिति कमज़ोर हुई, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले लिए। हैदराबाद में मराठों से संघर्ष लगातार चलता रहा। कोरोमंडल तट पर जो है इसने वस्त्र उद्योग लगा दिए। तो इतनी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी है। अवध, बुरहानुल मुल्क जो है सादत खां, इसने जो अवध के एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण किया 1722 में। उपजाऊ प्रदेश था ये, है ना, गंगानी मैदानी प्रदेश में, पता है आप सभी को। यहाँ पे धन धान्य आज भी कितनी ज़्यादा उपजाऊ क्षमता रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के कारण जो है यहाँ पर उपजाऊ प्रदेश बना रहता है। तो यहाँ की सुविधाएं इसको मिल गई थी, किसको, अवध के जो है नवाब को मिल गई थी। राजनीतिक और वित्तीय सैन्य मामले जो है इसके पास ही थे। जागीरदारों की इसने क्या कर दी, कटौती कर दी, क्योंकि जो वो जागीरदार थे वो भ्रष्टाचार करते थे, इसलिए इन्होंने जागीरदार में पुनर्निर्धारण किया, उसकी कटौती कर दी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागीरदारों के खाते और लेखा जो अकाउंट्स हम लिखते हैं, उसी तरीके से इसने उस समय जो है इनका लेखा जोखा रखना स्टार्ट कर दिया। राजपूत जमींदारों का रुहेलखंड क्षेत्रों को इसने अपने कब्जे में ले लिया।
अब इजारेदार क्या होता है, तो जो मुग़ल सम्राट रहते थे उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने जो अपना भूखंड रहता था वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देते थे जिसे सूबेदार बोलते थे, और या फिर उस क्षेत्र का जो है लगान वसूलने का काम एक व्यक्ति के जिम्मे सौंप दिया जाता था। इसे क्या बोलते थे, इजारेदारी व्यवस्था बोला जाता था। तो निश्चित जो रकम रहती थी वो पहले तय कर दी जाती थी जिसका उनको भुगतान करना पड़ता था जनता को, और ये जो है इजारेदार जो है ये शासकों को वो सारी जो है ला कर देते थे, क्या रकम ला के देते थे। बंगाल जो है यहाँ पर जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, तो मुर्शिद कुली खान ने जो है यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। बंगाल जो राजस्व का इसने पुनर्निर्धारण किया। जमींदारों पर कठोर नियंत्रण, इसलिए क्योंकि जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, वो आनाकानी करते थे और जमींदार जो अपना ही हिस्सा आते थे, इसलिए इसने कठोर राजस्व वसूलने का काम किया। एक क्षेत्रीय राज्य बनने से बंगाल जो है सूबेदार बन गया और हैदराबाद के संपर्क में आने लगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार जो अवध के नवाब बुरहानुल मुल्क ने अवध के मुगल को काम की कोशिश करी है ना। जागीरदारों की कटौती की संख्या है, देख सकते हैं। ये वाला जो PDF है, ये वाला PDF यहाँ पे जो अवध वगैरह, जो हैदराबाद वगैरह, राजपूताना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए जो है यहाँ पर मैं डायरेक्ट इनकी जो है शॉर्ट्स लेके यहाँ पर इस पर चस्पा कर दिए ताकि जो है अच्छे से आप और रीड कर पाएँ जो PDF है उसमें, है ना। तो राज्य ऋण जो है स्थानीय सेठ, साहूकार, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य ऋण किससे लेते थे, इन्हीं लोगों से लेते थे। और ये जो ऋण था ये मुगल शासकों को क्या दिया इजारेदार के द्वारा जो है दिया जाता था। तो ये भी समझ लिया। अब बंगाल वाला जो है ये वाला भी समझ लिया है ना। अब देखते हैं जो है राजपूतों की वतन जागीरी। अभी देखा था कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो राजपूताना के अंतर्गत आता है ना। राजस्थान वाला क्षेत्र जो है राजपूताना के अंतर्गत आता है। तो राजपूत किस प्रकार से अपने आप को स्वतंत्र कर पाए, मुगलों से लड़ पाए, तो वो देखते हैं। तो राजपूत घराने थे, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। दोस्तों आप सभी को राणा प्रताप के बारे में पता होगा। राणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अपने स्वाभिमान के लिए और अपना जो मेवाड़ क्षेत्र था उसको बचाने के लिए वो अपने अंतिम दिनों तक क्या करे, मुगलों से लड़ते रहे। लेकिन पुराने जैसे जिस प्रकार से समय बीतता गया, अंबर और जोधपुर के राजाओं ने क्या कर लिया, इन राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनकी सेवा करने लगे, है ना। इनको जागीरदार मिल गई। तो इसी तरीके से ये काम चलता रहा। फिर जो है राजा अजीत सिंह, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गोटी राजनीति में अपना पैर पसारे। मतलब उन्होंने जो है मुगलों के जो है मुगल दरबार में अपनी अच्छी पेट बना ली। अब जो है राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी प्राप्त हुई, है ना। मुगलों ने भी उनके ऊपर क्या कर दिया, उनके ऊपर जो है मुगलों ने उनको जो जागीरें दे दी। जैसे जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली, उसी प्रकार अंबर के सवाई जयसिंह के बारे में आप सभी को पता है कि जयसिंह जो है जयसिंह जो है मालवा की सूबेदारी प्राप्त हो गई थी इनको। और जहादर शाह ने 1713 में इन राजकों के पदों का नवीकरण कर दिया। फिर मुगल सम्राट आता है तो उसने 1713 में जो सूबेदार की पोस्ट थी उसमें नवीनीकरण कर दिया। तो जयसिंह जो है उसने वेधशालाओं का निर्माण भी कराया था और एक बहुत पराक्रमी शासक था। पुष्कर की संधि जो है पुरंदर की संधि भी होती है इसकी शिवाजी के साथ में, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। वो इस जो है स्टेट PC और UPSC में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये क्षेत्र अपने को ध्यान रखना है। जोधपुर राजघराने में नागर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला के उसका अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया, है ना। राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया, इंपॉर्टेंट है। 1722 में आगरा की सूबेदारी भी इनको दी गई और 1740 के दशक से राजस्थान के में मराठे जो हैं मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना जो है स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से ये राजपूताना क्षेत्र हुआ करता था। अब अम्बेर के जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने 5 जो है वेधशालाओं का निर्माण किया था अलग अलग स्थानों पर भारत में, जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इन क्षेत्रों में जो है 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण किया था जहाँ पर समय की गणना जो है की जाती थी और इसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था। ये किला देख रहे हैं आप, ये जो है मेहरानगढ़ किला जो है जोधपुर में बना हुआ किला है। ऐसे देखते हैं सिख जो है ये भी स्वतंत्र हुए, तो इन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी में सिख जो है मुगलों को बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, मुगलों को मतलब उन्होंने जो है मुगलों को क्या दी, एक टक्कर दी। राज्य निर्माण को बढ़ावा मिलने लगा। पंजाबी क्षेत्र जो है आप सभी को पता है, ये वाला जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश के आसपास ये पंजाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सिखों ने अपना क्या किया, अपना जो है सिखों
के कारण जो है सिखों ने अपना जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। 1608 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे बंदा बहादुर जो है खालसा के माध्यम से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। खालसा क्या होता है, तो खालसा जो है एक सेना बनाई थी। किसने, तो गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना बनाई थी, उसी के माध्यम से वो जो है युद्ध लड़ा करते थे। अब जो है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो बंदा बहादुर को उसका कार्यभार दिया जाता है और बंदा बहादुर जो है खालसा सेना का नेतृत्व करने लगता है और मुगलों को टक्कर देता है। इसने जो सतलज और यमुना नदी के बीच क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। किसने, तो गुरु गोविंद सिंह का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन, बंदा बहादुर, इसने सतलज और यमुना किनारे के बीच में प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में एक घृणित रूप से जो है मारा गया। इसलिए फर्रुखशहर के टाइम पीरियड में इन्हें मारा गया पीछे से वार करके, इसलिए घृणित कायर कहते हैं किसको, फर्रुखशहर को। तो ये अपने को ध्यान रखना है। स्टेट पीसीएस में जो ऑनलाइन फैक्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थे और मिसलों के रूप में संगठित किया। मिसल जो है समूह रहते थे, जैसे 12 मिसलें हुई थी, है ना, 17वीं शताब्दी में 12 मिसल। उन्हीं 12 मिसल में से जैसे जो है सुखचर्या मिसल, अहुवालिया मिसल, इस प्रकार से जो 12 मिसलें हुई थी, उन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल थी सुखचर्या मिसल, जिसके प्रमुख महासिंह थे और महासिंह के पुत्र ही रणजीत सिंह हुए। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर देखते हैं वहाँ पर जो स्वर्ण की जो परत है उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी, स्वर्ण परत जो है उन्होंने वहाँ पर लगवाई थी। तो ये आप देख सकते हैं। मिसलों के रूप में संगठित किया और जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा जो है दल खालसा के कहलाती थी। दल खालसा बैसाखी और दिवाली पर्व पर अमृतसर में मिलती थी। इन बैठकों में सामूहिक रूप से जो है निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, है ना, गुरु का प्रस्ताव। और सिखों ने जो है राखी व्यवस्था स्टार्ट करी थी। इन्होंने सिखों ने, ताकि ये इनका जो है मेल मिलाप हो और ये जो अपनी जो भी स्टेट्स रहती थी एक दूसरे को शेयर करते थे, है ना। और इन्होंने जो है कि इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत जो राखी व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट करी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राखी, जिसके अंतर्गत क्या करते थे, राखी व्यवस्था में 20% जो है टैक्स के रूप में लेते थे। किसानों की उपज का 20% जो है टैक्स के रूप में लिया करते थे। अब गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा को प्रेरित किया। शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। मतलब जो है किस तरीके से एक लीडर की क्वालिटी होती है, किस तरीके से जो अपनी जनता है उनको, अपनी सेना है उसको किस तरीके से संबोधित करते हैं। तो उन्होंने जो है उनको बोला कि राज करेगा खालसा। इससे जो है उनमें एक अलग सी ही पराक्रमी, साहस और सारे जो गुण हैं आ जाते हैं, है ना। अगर वो निराश भी हो रहे हैं तो इस तरीके से जो नेतृत्व करने वाला कोई भी अगर सेनापति रहेगा, कोई भी अगर जो शासक रहेगा, तो जो है सेना अपने आप ही क्या करेगी, अपने आप ही युद्ध के लिए प्रेरित होगी और उनकी विजय भी साबित हो जाती है। तो मुगल जो सूबेदार के खिलाफ जो है उन्होंने क्या किया, सुनियोजित ढंग से जो है मुगलों को चोट मचाई। अहमद शाह अब्दाली आ गया, जिसका भारत में आक्रमण हुआ। कब हुआ था, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है पंजाबी क्षेत्र में इन्होंने इस मुगल अहमद शाह अब्दाली जो पढ़ा था हमने 1748 से जो है, इसने 1761 पर भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। तो इन आक्रमणों से भी एक आक्रमण था जो पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को कब्जे में ले लिया था, इसने अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों के माध्यम से, ठीक है। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौमिक शासन की घोषणा की। पूरे क्षेत्र में उनके ही कब्जा रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो सिंधु यमुना तक अपने पैर पसार लिए, है ना, अपना शासन जो है वो एक्सपांशन कर लिया। और महाराणा रणजीत सिंह जो है विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और लाहौर जो थी इनकी क्या थी, प्रशासनिक राजधानी थी, जबकि जो वहाँ की अमृतसर था उनकी जो है धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप जो है ध्यान रख सकते हैं। हम मराठा के बारे में देखते हैं। मराठा जो एक पराक्रमी और क्या थे, मराठा जो एक सेनापति के रूप में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। और जो मतलब आधुनिक भारत में अगर देखते हैं तो अगर राजपूतों के बाद में कोई शासक हुए हैं तो मराठा हुए हैं, जिन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने मुगलों को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, उनको चोट पहुंचाई है। उनमें जो है उनको
चोट पहुंचाई है, उनके साथ में युद्ध करने के लिए अपने आप को प्रेरित किया और अपनी ज़मीन से उठकर जो है दिल्ली तक शासन करना कोई मामूली बात नहीं है। पृथ्वीराज चौहान इनको भी देखते हैं, इन्होंने भी इस तरीके से ये जो है ये क्या थे, ये चौहान वंशी थे, ये राजपूत शासक थे। लेकिन मराठों ने भी जो है जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध में जो है 1761 में जो है सदाशिवराव भाऊ जो थे उन्होंने बड़े पराक्रमी के साथ में जो है इनका जो है मराठा सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पानीपत मूवी देखेंगे वहाँ पर भी इस तरीके से बताया गया है। तो उस तरीके से जो है उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध लड़े और साथ में जो है वीरगति को प्राप्त हुए। तो मराठा जो है कोई मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है अपने आप को क्या किया, अपने आप को ज़मीन से उठाकर जो है एक राज्य शासक बनने तक अपने आप को योग्य बनाया। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं कि मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य हुआ करता था। शिवाजी के बारे में सुना होगा सभी ने, मूवी वगैरह में देखा होगा या फिर नाटक वगैरह में इनका जो है सीरियल आते रहते हैं। तो ये 1630 में इनका जन्म हुआ है ना। इनके जो पिताजी का नाम जो है शाहजी और जीजाबाई इनकी माँ थी। इनके दादा कोंडदेव जो थे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इन्हीं के उपदेशों पर आगे बढ़े और इन्होंने क्या किया, जो शिवाजी ने बड़ी कम उम्र में विजय पताका जो है साबित कर ली, उस पर निकल पड़े और जो है ये जो है अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। बीजापुर में मुगलों को बड़ी टक्कर दी, जिसके कारण उन्हें आज भी जाना जाता है। और चौथ और सरदेशमुखी जो है ये टैक्स हुआ करते थे, जो मुगल शासक जो है अपनी जो जनता रहती थी उनकी सुरक्षा के रूप में उनसे टैक्स लेते थे, जैसे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो टैक्स था वो जो भी कृषि वगैरह होती थी, कृषि वगैरह का जो है 1/4 हिस्सा होता था, मतलब जो 25% जो हिस्सा है उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और सरदेशमुखी जो था वो सरदेशमुखी जो है 1/10 जो भाग है उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है ये कृषि कुणबी देशमुखी की सहायता से एक स्थायी सेना राज्य की स्थापना कर ली है ना। गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया, जैसे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब शिवाजी का देहांत हो जाता है कब, 1680 में है ना। ये मुगलों को बड़े ही बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मुगल जो शासक रहते हैं, मुगल शासकों को क्या करते हैं, मुगलों को जो है पराजित करते हैं, मुगलों के साथ में युद्ध करते हैं। औरंगजेब तो इनके भाई से बड़ा ही क्या था, बहुत बड़ा ही युद्ध था। उसने तो है अपना जो शासनकाल था उसके 20 वर्ष जो दक्षिण में विद्रोह को दबाने में ही अपने जो है जीवनकाल जो है अपना निकाल दिया। तो इनके बाद में शिवाजी की मृत्यु के बाद में पेशवा के पास में जो है यहाँ की क्या जाती है, राजगद्दी आ जाती है और पेशवा जो है शासन करने लगते हैं। अपने आप को सैन्य संगठन के रूप में जो है क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं है ना। किलेबंदी कर देते हैं, अपने क्षेत्र वगैरह की मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते हैं किससे, मुगलों से, और रसद पानी कुमक आने के रास्ते आसानी से रोक लेते थे। ये जो है मुगलों से कभी जो है खुलकर युद्ध नहीं करते थे, बल्कि उनको चोट पहुंचाते थे। उनके जो शहरी क्षेत्र थे, व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, प्रशासन केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पर जो है बड़े ही गुप्त तरीके से युद्ध करते थे। इसी शैली को क्या बोलते हैं, इसी शैली को जो है वो छापामार युद्ध प्रणाली बोलते हैं, कि छिपकर जो युद्ध करके मुगलों को क्या करते थे, चोट पहुंचाने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर जो चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आप देख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था सरदेशमुखी वाला क्षेत्र, ये तो इस तरीके से जो पानीपत की तृतीय युद्ध वगैरह में जो है ये तो समझा ही दिया है कि इन्होंने युद्ध किया इस तरीके से। अब सिंधिया जो है सॉरी दोस्तों, कृषि को प्रोत्साहित किया और व्यापार को पुनर्जीवित कर लिया। ठीक है, ये जो मराठे थे, पुरातन समय में क्या हुआ, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके साथ में इनके युद्ध हुए, मराठों के युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनमें जो है एक संधि के द्वारा जो है ये 3-4 भागों में जो क्या है विभक्त हो गए, जैसे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और जो है गायकवाड़, ये जो है इनके रूप में होलकर, इनके रूप में क्या किया, इन्होंने अपने आप को क्या किया, जो मराठा साम्राज्य था वो इन क्षेत्रों में विभक्त हो गया। तो सिंधिया जो है उज्जैन जो है सिंधिया के संरक्षण में रहा, जबकि होलकर होलकर के नियंत्रण में इंदौर रहा। रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके से होलकर जो है होलकरों के कब्जे में इंदौर रहा है ना। चंदेरी में जो वस्त्र उद्योग, अब चंदेरी की साड़ियों के बारे में, तो ये भी मराठों की राजधानी रही। पुणे के बाजार में नया बाजार इन क्षेत्रों को मिल गया। आगरा और सूरत के बीच भी इनकी धुरी व्यापार संलग्न हुए। इस तरीके से इन्हें अपने आप को जो है इस्टेब्लिश किया। बाजीराव प्रथम जो है आपने इनके बारे में सुना होगा। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं,
और ये जो थे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसी के जो बाजीराव प्रथम है उनको वहाँ पर बाजीराव दिखाया गया है। और इन्होंने जो है मुग़लों को क्या किया था, मुग़लों के साथ में इन्होंने वहाँ एक जो है महान मराठा सेनापति हुए थे इन्होंने, और मुग़लों को चोट पहुँचाई थी। और विंध्य क्षेत्र के विस्तार का इनको जो है श्रेय दिया जाता है। मालवा जो है क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपने सैन्य अभियान किए थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब जाटों के बारे में देखते हैं। जाट जो है, आप सभी को पता होगा, जाट जो क्षेत्र क्षत्रिय जो जाट रहते हैं, अधिकतर आज हम उनको जो है आर्मी वगैरह इन पोस्ट पे देखते हैं, क्योंकि वो शुरू से क्या रहे हैं, लड़ाके रहे हैं। मतलब शुरू से ही नहीं, उन्होंने क्या है अपने जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया उस तरीके से। तो ये देखते हैं कि अन्य राजाओं की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को क्या किया, सुदृढ़ किया। इनका नेता चूड़ामन हुआ, इनके नेतृत्व ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर क्या किया, कब्जा कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। जाट जो है शुरुआत में जो है कृषक श्रमिक थे। इन्होंने पानीपत और वल्लभगढ़ में जैसे शहरी व्यापारिक केंद्र बना लिए। 1739 में जब नादिर शाह भारत आया और उसमें आक्रमण कर भारत में तबाही मचा दी, संसाधनों को लूट के ले गया, मतलब यहाँ के सोना चांदी जवाहरात मयूर शासन वगैरह लूट के ले गया। तो उस समय जो है इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और पंजाब हरियाणा क्षेत्र, मतलब हरियाणा दिल्ली वगैरह इन क्षेत्रों पर जो है कब्जा इसने कर लिया। अब भरतपुर का जो किला है काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बना है। किस शैली में बना है, तो इन्होंने जाटों ने जो है अंबर और आगरा की शैलियों का अपने जो है स्थापत्य में भी क्या किया, यूज़ किया। विशाल बाग निर्माण जो है दीघ में, उसका निर्माण इन्होंने किया। शाही वास्तुकला के रूप में इन्होंने किया। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था, इन क्षेत्रों में इनका नियंत्रण था। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। और ये जो है क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो या मेरे वर्डिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, या जो जो भी डाउट वगैरह हो, तो आप कमेंट्स करके उसको देख सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं जो है उनको सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों अब जो है क्लास 10 से 8 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखें। थैंक यू।